पहले बाला साहब ठाकरे जो कि छाती ठोक के कहते थे कि मेरे लड़कों द्वारा बाबरी मस्जिद को गिराया गया, आज उन्हीं के पुत्र को बिल्कुल मना कर दिया गया है वहाँ के संतों द्वारा कि वो अब अयोध्या में वेलकम नहीं है। क्या कहिएगा? अयोध्या में क्या, महाराष्ट्र के बाहर वो जा नहीं सकते हैं, महाराष्ट्र के बाहर वो जा नहीं सकते हैं। वैसे भी मराठी कभी वीर हुआ करते थे, मराठी जो पूरे भारतवर्ष में घूम घूम के भगवा का शान होते थे, भगवा की पहचान होते थे और वीरता से पूरा देश जाना जाता था। और इन मुगलों को जगह जगह हराया करते थे अपने गोरिल्ला युद्ध में। वो मराठे नहीं रहे। अरे हमको वह आशीर्वाद बिहारी और उत्तर प्रदेशियों को मिल गया। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, नानक साहब एक ज़माने में जब वो गांव-गांव घूम के संत के माध्यम से लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे, अपना वचन दिया करते थे, गुरु नानक। तो एक गांव में गुरु नानक गए तो गुरु नानक देव ने की सेवा गांव वालों ने खूब किया, बहुत सेवा किया गांव वालों ने। जब बहुत सेवा किया तो उन्होंने बोला कि आप लोग पूरे देश में फैल जाइए। गुरु नानक देव ने कहा कि आप लोग पूरे देश में फैल जाइए। फिर दूसरे गांव में गए। दूसरे गांव में जब पहुंचते हैं तो वो लोग उनकी बहुत तिरस्कार किए और उनकी बात नहीं सुने, बहुत अपमान किए, कुछ न खाना दिए न, वो रात भर वैसे रह गए। तो वो उनको बोले कि आप यहीं रहें, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका अर्थ समझिए। तो बिहार को तो उनका शिष्य ने पूछा नानक से कि आप उल्टा आशीर्वाद दे रहे हैं, जो आपकी इतनी सेवा किए हैं उनको कह रहे हैं कि आप पूरे देश में फैल जाइए, और जो सेवा नहीं किया उसको कह रहे हैं आप लोग यहीं रहिए। क्या आपके कहने का मतलब है? तो नानक साहब ने समझाया कि ये जो सेवा किए हैं, इनकी संस्कृति, इनका विचारधारा और इनकी सोच पूरे देश में फैलेगी तो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीयता का उद्भव होगा। ठीक, ये इनके अंदर जो संस्कृति है और जो सेवा भाव है, यही पूरे देश को जरूरत है। इन जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, इसीलिए मराठी बाहर भारत में नहीं जाते हैं, वहीं सिमट के रह गए वो। ऐसा आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर है, बिहार के ऊपर है, उत्तर प्रदेश के ऊपर है। आप कहीं किसी कोने में चले जाइए, कह दीजिए चांद पे जाना है तो बिहारी चांद पर भी चला जाता है। यहाँ से उठ के, बिहार से उठ के महाराष्ट्र में 2200 किलोमीटर सुशांत सिंह राजपूत जाके वहाँ झंडा गाड़ दिया था ना। है हिम्मत 2200 किलोमीटर कोई मराठी आएगा? वह जमाना था शिवाजी का, वह जमाना था कभी संभाजी और मराठे होते थे जो पूरे देश में भगवा लहराते थे। उद्धव ठाकरे जमीर बेच चुका है। इसका संबंध ISI से, कराची से और दाऊद इब्राहिम से है, या वहाँ से ड्रग बचवा रहा है। और बाप और बेटा दोनों ये मुख्यमंत्री और मंत्री बनके पूरे महाराष्ट्र, पूरे मुंबई में ड्रग बेच के पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। बॉलीवुड से पैसा लेकर 90%, कंगना रनौत तो सीना ठोक के कह रही है 99% ये ड्रग तस्कर हैं जितने हमारे साथ काम करते हैं। उसका तो चैलेंज है, सीधा सीधा चैलेंज है। अब इनको पैसा नहीं मिलेगा, ये लोग जेल जाएंगे। आने वाले दिनों में CBI का रेड पड़ने जा रहा है मातोश्री। और कंगना के ऊपर तो बहुत सवाल उठा रहे हैं, उसका घर जाके तोड़ दिए, शौचालय की जगह पे किचन बन गया। तो मातोश्री तो मेरे मेन रोड पे है, पूरा मातोश्री इलीगल है हैसियत तो गिराओ मातोश्री को, अपना घर देखो। और क्या है, उद्धव ठाकरे को, बाला साहब ठाकरे का हैसियत हटा दीजिए, नाम हटा दीजिए, तो उनको कोई चपरासी बनाएगा? बाला साहब उद्धव ठाकरे को, उनके बेटे को कोई वॉचमैन ही नहीं देगा। इनकी क्या हैसियत है, क्या औकात है? सिर्फ नाम ले लिया। रोज प्रधानमंत्री को 100 गाली दी जाती है, क्या क्या कहा जाता है। कभी प्रधानमंत्री की तरफ से मुकदमा लिखा जाता है? तुमको सिर्फ तुम कह दिया, तू हाँ, सिर्फ तू कह दिया, तू कह दिया। रोज हजारों गालियां दी जाती हैं। यही दिल्ली में आप देखती हैं ना, जगह जगह ये टीवी चैनल वाले कितने कितने लोग क्या क्या नहीं कहते हैं प्रधानमंत्री को। उनके माता जी को 80 साल की बुजुर्ग महिला तक को नहीं छोड़े, उनके ऊपर भी ये जिहादी और जितने टुकड़े टुकड़े गैंग वाले उस पर भी सवाल उठाते हैं। कन्हैया कुमार कम कहा था मंचों पर चढ़ के उनके माता जी के बारे में कि 80 साल के माता जी को लाइन में लगा दिया, ये कर दिया, उनको बेच दिया। ये शब्द हैं हमारे प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री को। तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है? उस महिला ने हिला के रख दिया है उद्धव ठाकरे को, चूल्हे हिल गई हैं, जड़ें हिल गई हैं। वह एक एक ईंट जो कंगना रनौत के ऑफिस का एक एक ईंट जो उजाड़ा गया है, वह ईंट महाराष्ट्र सरकार के अंतिम कील होगा। और शिवसेना को 100 सेना बना के
कंगना रनौत छत्राणी आने वाले दिनों में, आने वाला ये नवरात्रि आ रहा है, उसी में उस शिवसेना का 100 सेना बना के और दाह संस्कार किया जाएगा। इसकी नींव रखी है कंगना रनौत व छत्राणी। दुर्गा पूजा में देख लीजिएगा, आने वाले दिनों में वहाँ चिल्ला तो बहुत रहे हैं, कह तो बहुत रहे हैं, लेकिन कोई मराठा और मूल मानुष शिवसेना के साथ नहीं है। आज के डेट में मराठा शिवसेना के साथ नहीं है, उसकी भी आत्मा जल रही है। अपना वोट देके हाथ काट लिया है वह। हमारे तमाम मित्र हैं वहाँ मुंबई में जो शिवसेना के साथ कभी हुआ करते थे, बाला साहब ठाकरे के साथ। मैं भी नौजवान था तो अपने ज़िले में जिला अध्यक्ष कभी होता था शिवसेना का। जब बाला साहब ठाकरे होते थे, हम लोगों को गर्व होता था कि हम शिव सैनिक हैं। आज तो मैं राष्ट्रवादी हूँ। तो कंगना रनौत राष्ट्र के साथ जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, जो वफादारी है, एक तरफ उसकी ईमानदारी जो बिल्कुल झांसी के रानी की तरह से क्या कहेंगे, वह माँ काली और दुर्गा बनके इस देश को सच्चाई के लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ ये जिहादी हैं जो ड्रग बिचवा रहे हैं, जो महिलाओं का तस्करी कर रहे हैं वहाँ। एक बात बताऊँ आपको, दुबई भेजा जा रहा है मुंबई से। शिवसेना वहाँ से लड़कियों को जो बार बालाएं हैं उनको बेचने का भी काम कर रही है। इसकी भी जांच सीबीआई को कराना चाहिए, और उसमें संलिप्त है, इस सीधे सीधे बोल रहा हूँ, इसका बेटा एक नया धंधा खोल रखे हैं ये। आज मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से सीधे सीधे इसका सबूत है मेरे पास। अच्छा। ये भेजते हैं वहाँ से, मेरे मित्र हैं वहाँ, नाम रखूंगा तो ये मार देंगे ना, विसूत्रों के हवाले से डर है इस वजह से। हाँ, डर के मारे कह रहा हूँ, ये चैलेंज कर रहा हूँ मैं कि वहां से दुबई लड़कियां भेजी जाती हैं होटलों में, और उसकी सप्लाई का मेन ठेका दाऊद इब्राहिम के पास है, और उससे मिले हुए हैं ये मातोश्री के पूरे। इसलिए कह रही है वो, पीओके ऐसे थोड़ा कह दी, पीओके ऐसे कंगना रनौत नहीं कही है, पीओके बना दिए हैं। या पीओके पालघर के साधु, क्या वो जो साधु ने बोला, हमारे जो महंत जी ने बोला, गलत थोड़ा बोला है। आज महाराष्ट्र मुंबई नहीं रही। एक आपका है ना आमिर खान, जाके देश के विद्रोही को जाके मिलता है उन लोगों से जो देश के खिलाफ रहते हैं, टर्की की मीटिंग। हाँ, टर्की के मीटिंग के बाद। उसके लिए नहीं है भाई, आपके लिए थोड़ा सा कह दिया तो आपको दिक्कत हो रहा है। उसका घर जाके तोड़ो ना, इसलिए कि देश के खिलाफ काम किया है। जो ईमानदारी से और सच्चाई के साथ जो लड़ रही है उसके खिलाफ आप हो। ठीक है। अब सुधीर जी, यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी कि जिस तरीके से एफआईआर हुआ, एफआईआर बहुत इस सीज़न में खेल खेला जा रहा है। पहले मुंबई में एफआईआर हुआ, तू कहने पे उद्धव सरकार को दुख हो गया तो इसलिए एफआईआर कर दिया गया। अब कंगना रनौत के मतलब उनके हक में आकर के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक एफआईआर दर्ज किया है, और उस एफआईआर में जो कहा गया है कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी संजय राउत की तरफ से कंगना रनौत को धमकियां मिल रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यह पूरा मामला कहाँ पहली बार एफआईआर हुआ जिससे खुला ये मामला? वो कहाँ की पुलिस ने किया? भाई साहब, 2800 किलोमीटर है मुंबई से बिहार, और बिहार का डीजीपी मुंबई के बारे में जान जाता है कि यहाँ ड्रग तस्कर बैठते हैं, यहाँ नौजवानों के साथ इस तरह का अत्याचार होता है। सुशांत जैसे वीर और होशियार माने कलाकार, जो देश का एक उज्जवल भविष्य जो बना सकता था, कला में एक अमिताभ बच्चन के बाद दूसरा हिंदू बेस्ट कलाकार बन सकता था, ये कंडीशन सुशांत सिंह राजपूत का था। तो उसको इसीलिए, और उसकी क्या बात कर रही हैं, सीधे सीधे उद्धव ठाकरे का बेटा इन्वॉल्व है ये दिशा साल्यान के केस में, सीधे सीधे उसने मरवाया। ये मामला सुशांत सिंह राजपूत जानते थे, इसी पे उनको करना था प्रेस मीटिंग, इसीलिए उनको मारा गया। यह सीधे सीधे लड़कियों का खेल है। वह दिशा साल्यान के साथ ज़बरदस्ती करना चाहते थे, उसने मना किया। सब लोग तो अस्मिता बेचेंगे नहीं, दिशा साल्यान ने अपनी इज्जत बचाने में अपना जान गंवा दिया। वह चूंकि बिहार का वीर था, उसको मंजूर नहीं था, सुशांत सिंह राजपूत को पोल खोलना चाहता था, उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस 60 दिन तक कुछ नहीं किया। आखिर अगर बिहार की पुलिस, जो सबसे खराब पुलिस है, उद्धव ठाकरे उनके गृह मंत्री मार ढोल पीट रहे हैं मुंबई पुलिस, क्या किया तुमने? उस मुंबई पुलिस ने किया क्या? आज सीबीआई अगर लगी है तो किसके वजह से? धन्य है हम लोग बिहार के लोग कि हमारा मुख्यमंत्री तैयार होकर कहा कि हाँ सीबीआई जांच होनी चाहिए।
हमारा डीजीपी ने चैलेंज करके कहा कि इसमें भ्रष्टाचार है, ये हत्या है तो है, इसमें पैसा लूटा गया है तो लूटा गया है, हमारे बिहारी भाई के साथ अत्याचार किया गया है तो किया गया है, इसके साथ अन्याय है, ये गैर कानूनी है, संविधान के हिसाब से नहीं है। साफ चैलेंज करके, ठोक करके बिहार का डीजीपी चैलेंज होके बिल्कुल अंगद के तरह से पैर जमा के खड़ा हो गया चट्टान के तरह से कि हम कानून के लिए लड़ेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे और उनके पार्टी की तरफ से ये कह दिया जाता है कि केवल मात्र बिहार के लोग, इसीलिए बिहार की सरकार इस बात को इसलिए मुद्दा बना रही है क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार के चुनाव हैं। इस पे क्या कहिएगा? अच्छा, फायदा उठा रही है, ऐसा बोल रही है बिहार। अच्छा, न्याय के साथ खड़ा होना बिहार का चुनाव है, न्याय के साथ खड़ा होना बिहार का चुनाव है। तो सुप्रीम कोर्ट बिहार का चुनाव लड़ रही थी, क्यों सीबीआई लगा दी? फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ना, सिर्फ उन्होंने रिकमेंड कर दिया था कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन ऑर्डर किसने दिया? किसके ऑर्डर पर सीबीआई जांच हुआ? उद्धव बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी सरकार से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे मंत्रियों से पूछना चाहता हूं, कितने गिरे हुए हो, कितने शर्म नहीं आती है किसके आदेश पर अब तुम बिहार का नाम लेते हो? सीबीआई जांच किसके कहने पे हुआ? अरे 22 साल 2800 किलोमीटर दूर हमारा डीजीपी तुम्हारी सच्चाई जानता है। सोचो, हमारा मुख्यमंत्री जानता है, बिहार के लोग जानते हैं, आप चट्टान के तरह से खड़े हो गए सुशांत के साथ। तुमने क्या किया? तुम ड्रग बेचो। हम तो बिहार के लोग दारू भी नहीं पीते हैं, मना कर दिया मुख्यमंत्री। अपने बहनों की इज्जत बचाने के लिए, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए, अपने गरीबों की इज्जत बचाने के लिए बिहार के लोग दारू, हमारा मुख्यमंत्री दारू तक मना कर दिया। एक वो मुख्यमंत्री है जो ड्रग बेचवा रहा है और लड़कियों की तस्करी कर रहा है विदेशों में, और हमारा मुख्यमंत्री जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है, ये बार बार मैं कुछ नहीं है, बालू और पानी के सिवा कुछ नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन सीने पर हाथ रख के कि हमारा कुछ विकास कम होगा, लेकिन 10 परिवार अगर मैं बचा ले जाऊंगा अगर इस नशाखोरी से, हमारी 10 बहनें सुरक्षित हो जाएंगी, यह हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। एक वह मुख्यमंत्री है। अरे आके और उसका पैर धो के पीना चाहिए उद्धव ठाकरे को, और पूरी मुंबई पुलिस को आके वो बिहार पुलिस के सामने बैठ के उससे ट्रेनिंग लेना चाहिए, इसलिए कि सच्चाई खोला है बिहार ने। वहाँ एफआईआर किया, अगर एफआईआर नहीं किया होता तो 80 साल के बुजुर्ग को न्याय नहीं मिलता, उन 4 बहनों का न्याय नहीं मिलता। आज उनका दिल रो रहा है, लेकिन थोड़ा सा संतोष सुशांत के आत्मा को भी हुआ होगा और उनके परिवार को भी हुआ होगा कि हमारा मुख्यमंत्री और हमारे अपने जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों ने हमारी लड़ाई लड़ी। और धन्यवाद है 130 करोड़ लोगों का कि चट्टान के साथ ईमानदारी के लिए खड़े रहे और न्याय के लिए खड़े रहे। अरे आज तो जो संविधान का चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, प्रेस के साथ भी ये गिरफ्तार करा रहे हैं। कहाँ गया लोकतंत्र भाई? कैसे विचारधारा? आप लोग कैसे जी पाएंगे? कैसे सच्चाई लाएंगे? ढूंढ ढूंढ के गलियों में पत्रकार रात रात भर जग रहे हैं, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, वो चलते चलते गिर जा रहे हैं, उनको आंखों को मैंने रात रात भर खोजने में सो नहीं पा रहे हैं। ऐसे पत्रकारों को तुम जेल में डाल रहे हो। यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के बाद प्रेस की ही बात आती है। इसको संविधान में अधिकार मिला हुआ है। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है? कहाँ भारत सरकार सोई हुई है? अरे तत्काल प्रभाव से मुंबई सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को तत्काल प्रभाव से गिरा देना चाहिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल के हिसाब से तत्काल प्रभाव से महाराष्ट्र सरकार को गिरा देना चाहिए और वहाँ फिर से चुनाव कराना चाहिए। जिस तरह से संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है और महाराष्ट्र जिस तरह से कंगना रनौत के साथ कर रही है, जिस तरह से सुशांत सिंह के मामले में कर रही है, जिस तरह से दिशा सल्यान के मामले में कर रही है, इसमें तत्काल प्रभाव से महाराष्ट्र सरकार को गिरा के और वहाँ नई सरकार लाने की व्यवस्था करना चाहिए। अरे ये जिहादी जाके बिक गया, इसलिए यहाँ राष्ट्रवाद की सोच। और कंगना रनौत से भी निवेदन करूँगा कि मुंबई को छोड़िए आप और आइए नोएडा में नया राष्ट्रवादियों की फिल्म, यहाँ नया सेटअप बनाइए और हम आपकी फिल्म देखेंगे और इन जिहादियों की औकात बताएंगे। इनको सड़क पे लाके इनसे बूट पॉलिश करवाएंगे हम, इनसे बूट पॉलिश करवाएंगे हम। खाने बिना नहीं मर गए तो कहिएगा कोई भी एक फिल्म, और छोड़ेंगे नहीं। यह बहुत लंबी लड़ाई है और लंबी लड़ाई चलेगी और भारत देश और भारत के नौजवान, किसान
और बुजुर्ग महिलाएं सब तैयार हैं इस लड़ाई के लिए, और हम यह अंत तक लड़ेंगे। और इसको जब तक ये पूरा मुंबई साफ नहीं हो जाता है, जब तक बॉलीवुड नहीं साफ हो जाता है, जब तक महाराष्ट्र में अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार जो भी चल रहा है, जब तक यह साफ नहीं होता है, तब तक हम इस लड़ाई को और जंग को जारी रखेंगे। यह भारतवर्ष के नए उदय का प्रारंभ हुआ है। जिस तरह से 2016 में मोदी जी ने शुरुआत किया था, उसी तरह से अब यह लड़ाई देश की जनता की लड़ाई बन गई है। जब तक यह लड़ाई हम जीतेंगे नहीं, तब तक पीछे नहीं हटेंगे।